ओके दोस्तों, तो अगला हम जो चीज देखने वाले हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, नाउ क्या ऑब्जर्व किया गया है, पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में देखो। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई एक लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है, उस लिक्विड सॉल्वेंट का जो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू TB। ठीक है, और उसका जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है वो है मेरा TF। ठीक है, नाउ some solid solute is added to it। मैंने उस पर कुछ सॉलिड सॉल्यूट जो है वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट मैंने ऑब्जर्व करता हूं दैट इंक्रीजेस बाय डेल्टा TB। उसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा डेल्टा TB अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही मैं उस पर सॉलिड सॉल्यूट डालूंगा तो तुरंत मैं ये ऑब्जर्व करता हूं जो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा TB, और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है दैट डिक्रीजेस बाय डेल्टा TF। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा फेज डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूं। पहले उस चीज को देख लो। दिस इज माय प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। ठीक है, और ये मैं वाटर के लिए बना रहा हूं। तो वाटर के लिए जो फेज डायग्राम होता है वो फेज डायग्राम कैसा होता है, ये हमने पहले भी देखे थे। ये स्लाइटली लेफ्ट टिल्टेड होता है। ये वाला रीजन जो है दैट इज माय सॉलिड, ये वाला जो रीजन है दैट इज माय लिक्विड, और ये वाला जो रीजन है दैट इज वेपर या फिर गैस। ठीक है, नाउ ये हमारा इनिशियल प्योर वाटर का, ये हमारा प्योर वाटर का फेज डायग्राम है। ठीक है, मैं जैसे ही सॉलिड सॉल्यूट ऐड करता हूं तो इन दैट केस जो हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम लाइन होता है दैट शिफ्ट्स समथिंग लाइक दिस, और जो हमारा लिक्विड गैस का फेज डायग्राम है दैट शिफ्ट्स समथिंग लाइक दिस। हाँ, सॉलिड और वेपर में ऑब्वियसली बात है कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए था, तो कोई अंतर पड़ता भी नहीं है। तो लेकिन जो हमारा सॉलिड लिक्विड और जो हमारा लिक्विड गैस फेज डायग्राम है वो दोनों जो है वो हमारा बदल जाता है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो ये मान लो हमारा प्रेशर है 1 atm, तो 1 atm प्रेशर में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो ऑब्वियसली ये सॉलिड लिक्विड गैस जाएगा। ना ध्यान देना, ये जो है वो है मेरा TB, और बाद में जो हमारा हुआ है
हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और ये जो है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। एंड सिमिलरली ये पहले इनिशियली हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था टीएफ, जब ये होता है तब ये होता है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टीएफ। ये हमारा फेज डायग्राम का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक सवाल आ सकता है, जो वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये एक थियोरेटिकल सवाल यहां पर बन सकता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा क्यों इंक्रीज करता है, और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा डिक्रीज क्यों करता है। अच्छा देखो, पहला सवाल का जवाब पहले देता हूं। उसमें सिंपल सी बात है, एज द सॉलिड सोल्यूट इज एडेड, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ओवर सॉल्यूशन। जो हमारा वेपर प्रेशर है वो हमारा सॉल्यूशन के ऊपर डेफिनेटली डिक्रीज कर जाता है, हाँ कि ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, उस वाली बात पे हमें ध्यान देना है, जो बॉइलिंग कब होती है। बॉइलिंग तब होती है व्हेन वेपर प्रेशर जो होता है बिकम्स P external. Generally that is taken as a normal boiling point 1 atm. So 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm होता है, तो उस पर अगर मैंने कोई भी सॉलिड सोल्यूट डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमारा 1 atm से डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, for making P solution equals to 1 atm, we have to add more heat. हमें और ज्यादा हीट जो है वो हमें बाहर से ऐड डेफिनेटली करना पड़ेगा। पहले इस बात को हम ढंग से समझ ले। फॉर मेकिंग पी सोल्यूशन टू बी 1 atm, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो वो 1 atm से कम हो गया है, तो 1 atm बनाने के लिए मुझे डेफिनेटली बाहर से और हीट अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इंप्लाइज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर, ठीक है, राइट। नाउ दूसरी ओर पे जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज क्यों करता है। अच्छा, फ्रीजिंग के बात को हम पहले समझ ले। इन फ्रीजिंग molecules are to be brought closer and in a fixed arrangement, right? समझ में आया? In freezing, the molecules are to be brought closer and that too in a fixed arrangement. Now try to understand, अगर मेरा solid particles बाहर से है, यानी any
external substance, any external substance decreases the ability any external substance decreases the ability of the close packing. ऑब्वियसली बात है, बाहर के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट रहेगा, मॉलिक्यूल्स के लिए फिक्स्ड अरेंजमेंट लेना उतना ज्यादा मुश्किल होता रहेगा. दैट्स वाई वी हैव टू डिक्रीज टेम्परेचर फर्दर. हमें और ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा जो हमारा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट को पार कर जाए. ठीक है, समझ में आया? नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड. क्या ऑब्जर्व किया गया है? जो हमारा डेल्टा टीबी है, that is proportional to molality small m, and जो हमारा डेल्टा टीएफ है that is also proportional to molality यानी स्मॉल m. जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों हमारा जो सॉल्यूशन है उसके मोलैलिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो हम लिखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम. ठीक है, एंड डेल्टा टीएफ is equals to kf into m. kb और kf जो है, kf and kb are two constants. ठीक है, एंड ये किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन दी सॉल्वेंट. ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी सॉल्वेंट. नाम देख लेते हैं. केबी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, और जो हमारा केफ होता है इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. इसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ये हमारा केबी और केएफ का इंटरप्रिटेशन है. ठीक है, ओके दोस्तों, तो केएफ और केबी दो हमारे कांस्टेंट्स है. ठीक है, और जो हमारा केवल और केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, जो हमारा केबी का वैल्यू है वो कितना होता है? आर टीबी स्क्वायर एम बाई डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, और के एफ का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू
RTF² into m by delta H of fusion। ये हमारे पास आ जाएगा KF और KB के वैल्यूज। ठीक है, समझ में आया? राइट। नाउ यहां पर अब गौर से ध्यान दो, यहां पर एक चीज पे ध्यान देना, ऑल वैल्यूज मस्ट बी पुट इन SI ओनली। जितने भी वैल्यूज है वो हमें सारे SI में पुट करना है, यानी R का वैल्यू हमें लेना है 8.314। जो हमारा TB और TF है वो दोनों हमें केल्विन पे रखना है। जो मेन गलती होती है वो है कैपिटल M में, कैपिटल M हमें केजीज में पुट करना है, नॉट इन ग्राम। यानी वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट पुट करना है दैट हैज टू बी पुट एज 18 into 10 to the power of -3, ना कि हमें पुट करना है एज 18। ठीक है, बहुत सारी जगह पे फॉर्मूला में नीचे 1000 लिखवाते हैं, मैं बोल रहा हूं वो सब लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, बस M को ध्यान देना, हमें SI पे पुट करना है। ठीक है, कुछ SI में कुछ ग्राम में पुट करने का ऐसे तो कोई सेंस नहीं बनता है, तो बस जो भी तुम पुट करोगे वो सब कुछ SI में पुट करो, तो हमारे पास KB और KF का जो वैल्यूज है वो हमारा आ जाने वाला है। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान दो, कोई भी सॉल्वेंट जो है वो हमारा ज्यादा टेम्परेचर में बॉयल करता है और कम टेम्परेचर पे हमारा फ्रीज करता है। तो एक बात तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, the range of temperature for which a solution remains liquid। ठीक है, the range of temperature for which a solution remains liquid is definitely greater than the range of temperature for which the pure solvent remains liquid। ओके, तो जो टेम्परेचर रेंज के लिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड रहता है, वो प्योर सॉल्वेंट जिस रेंज के लिए लिक्विड रहता है डेफिनेटली हमेशा उससे ज्यादा ही होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का इसका थ्योरी कंप्लीट होता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं। ओके।